जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। आज का जो सेशन है उसके अंदर माइक की थोड़ी दिक्कत हो गई है, उस वजह से आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही है। इसलिए आपको प्रॉपरली आवाज़ सुनने के लिए आपको आज ईयरफोन का यूज़ करना पड़ेगा। और अभी हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को ज़रूर अपलोड किया जाए। तो अभी आप इंजॉय करिए प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको भाई। और जो भाई जो ये 10 प्रैक्टिस सेट है भाई, अब देखो ये प्रैक्टिस सेट में पहले भी थोड़ी सी विशेषता बताता हूँ लोगों को। विशेषता ये है मेरे भाई कि पेपर पे बेस्ट है। ये 100% अग्निवीर के पेपर में बेस्ट है। अब आपका सवाल होगा सर अग्निवीर से पेपर से आपका क्या मतलब है? स्टूडेंट अगर आपने एग्जाम दिया है या फिर आपके किसी दोस्त ने एग्जाम दिया है, स्पेशली फिजिक्स के रिगार्डिंग दोस्तों थोड़ा आपको बता दूं कि स्टूडेंट अभी फिजिक्स है थोड़ी हार्ड आ रही है। इसलिए मेरे भाई आज का जो फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन है ये दोस्तों एक टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। अब आपका सवाल होगा कि सर ये थोड़ा हार्ड होगा। दोस्तों आप बता दूं तो थोड़ा ये हार्ड पड़ेगा। और आज का आपका टारगेट कम से कम आपको 12 नंबर इसके अंदर स्कोर करना है। मैं 12 नंबर इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों अगर किसी के 12 प्लस आ रहे हैं ना, समझ लेना कि उसकी तैयारी बहुत अप्रियतम है और वो एग्जाम के अंदर कम से कम 20 प्लस स्कोर करके आएगा दोस्तों। और स्टूडेंट ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड फिजिक्स का मॉक टेस्ट है और इसको मैं एक्सप्लेनेशन बताने का टाइम नहीं, मैं आपको अपनी स्पीड के अंदर इसका आपको आंसर बताऊंगा और उसी स्पीड के अंदर आपको ट्राई करना है, आप उसी सोल्व करो। ठीक है, अब आपको अगर इसको सोल्व करना है तो पहले कुछ नहीं करना। जैसे मेरा अगला जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वैसे आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोगों को उसका आंसर निकालना है और वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। उसके बाद आपको आगे का वीडियो जो सॉल्यूशन होगा आपको आगे देखना है। ठीक है, और दोस्तों आपको सभी को बता दूं भाइयों, आप सभी को बताया कि हम ऑनलाइन आप लोगों को फेस टू के बारे में पढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका एग्जाम निकले, अब आपसे मैं इतना कहूंगा मेरे भाई, जैसे आपका एग्जाम निकले आपको डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना। आपको भाई जीडी में और फिजिकल में मेडिकल में कहीं भी आउट नहीं होने, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो मेरे दोस्त। ठीक है, ओके। और दोस्तों देखो आप थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्टूडेंट आपको पता है कि भाई एग्जाम पास करने से कुछ नहीं होगा, आपका आगे फेस टू भी होगा, मेडिकल भी होगा, तो उसकी आपको पूरी आपको गाइडेंस चाहिए। एग्जाम पास कर लोगे कुछ नहीं होगा, आगे फेस टू में आउट हो जाए, मेडिकल में आउट हो जाए, तो उस चीज से अगर आपको बचना है तो भाई एक बार जैसे आपको एग्जाम मिले कॉन्टेक्ट अवश्य करना है। ठीक है, तो अपने वीडियो स्टार्ट करना दोस्तों फास्ट चलूंगा। तो अगर किसी भी भाई को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो तो अपना थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो वीडियो को दोबारा देख लेना, दोबारा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, थोड़ा फास्ट लेंगे। जिस हिसाब से आपको एग्जाम के अंदर किस हिसाब से आपके अप्रोच होनी चाहिए वैसे अप्रोच आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको सी का मान पूछा। अब देखो इसने बोला कि जो आपके पास वेक्टर है, ये वेक्टर इकाई वेक्टर है और इकाई वेक्टर का पहली क्वांटिटी होती है कि सर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब ये है कि सर 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसके अंदर आपको बस सी स्क्वायर बराबर देखो 1 माइनस, अब देखो 0.4 का स्क्वायर होता है सर 0.36 माइनस 0.64 इक्वल टू 1 माइनस। अब देखो इसको अगर आगे हम सोल्व करेंगे तो देखो हमको कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसके अंदर देखो ये कितना होगा सर, देखो ये होगा सर 0 और ये होगा सर 0, ये होगा 1, यानी सर सी बराबर होगा 0, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन भाई, एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर 1 कर दिया मैंने, क्योंकि सर इसका जो मॉडुलस होता है, जो मापांक होता है वो 1 होता है इकाई सदिश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक एस टिकम आपके पास इतना आपके पास 70 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, तो इसका आपको एमकेएस प्रति बताना। अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई कि जो ये डाइन प्रति सेंटीमीटर है ये कौन सी पद्धति की मात्रक है? सर आपका आंसर होगा सर ये सीजिस पद्धति का मात्रक है। डाइन प्रति सेंटीमीटर ये सीजिस पद्धति का मात्रक सबको पता है सर। एक डाइन बराबर एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, और एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसके अंदर इसकी हम जो भी वैल्यू उसको पुट करते हैं 70 × 10⁵ अपॉन, देखो जो सेंटीमीटर ये पॉइंट में, तो हमको भी इसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा तो 100। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 70 इंटू कुछ निकलना यहाँ से, देखो 2 से गया आगे 3 बच गया तो होता है 3 यानी 70 × 10⁵। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका? थोड़ा मैं इसको जूम होगा क्या? चलो ये जूम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ठीक है, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन था, अभी एग्जाम में आपको देखना हमेशा कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको आपको याद रखना है कि एक डाइन बराबर एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। उसी वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। देखो एक कार सीधी सड़क के ऊपर दो घंटे में एस दूरी तय करती है तथा अगले 3 घंटे में वह प्रारंभिक उसी बिंदु पर वापस आ जाती है, तो उसका औसत वेग क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग। औसत वेग से संबंधित आपके 2 फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा वो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं, तो आपको उन जो 2 फॉर्मूले उसको देख लो एक बार, जल्दी से बता देता हूँ वो 2 फॉर्मूले क्या है। क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं है, इसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बताना है हमारा मकसद है। देखो अगर आपको औसत वेग निकालना है तो उसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, तब जब हमारा देखो
जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है, व्हेन इज योर, जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है उसके लिए कुछ लिखना 2s1 अपॉन s1 प्लस का s2, ठीक है, ओके, यानी s1 s2 सर यहाँ पर उसकी जो दूरी है, ठीक है, ओके ओके। और आगे जब आपकी दूरी बराबर हो, जब आपकी दूरी बराबर होती है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको निकलना s1 प्लस का s2 बटा जो भी टाइम है वो कर देना, टाइम को टोटल कर देना, ठीक है, ओके। चलो निकालते हैं। देखो इसमें ये बोला गया है कि पहले इसमें देखो एक बिंदु ए से लेकर बी तक गया वो, ठीक है, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो एस है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसने 2 घंटे में तय की, ठीक है, ओके ओके। और वापस बी से ए तक वह उसी दूरी एस को उसने जो भी 3 घंटे उसमें तय किया, ओके। इसमें हमको कुछ निकलना जो टोटल दूरी होती है। भाई अगर सब कुछ बोझो तो इस फॉर्मूले को मेरे इस फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट डाउन करो, माइंड में स्कैन कर लो, मैं जो बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या बताया, जब आपको औसत वेग निकालना है, औसत वेग निकालना तो कुल दूरी बटा कुल समय, बस सब कुछ बोल दो, इस फॉर्मूले को याद रख लो, कुल समय, क्योंकि मेरे को पता है सर आप हर एक फॉर्मूले को इन जो ये 2 फॉर्मूले के इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस फॉर्मूले को अपना राम बाण बना माइंड में स्कैन कर लो कि जब औसत वेग निकालना है फिर औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहाँ पर जो कुल दूरी कितनी सर, कुल दूरी s1 प्लस का s2, और अगर ये दोनों बराबर है तो s प्लस का s अपॉन टाइम कितना सर, टाइम पहले के लिए 2 घंटा और बाद वाले 3 घंटा, तो 2s अपॉन 5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अगर देखो मेरे को अगर ये सवाल करना होता है एग्जाम में तो मैं इसको कैसे करता, मेरे को पता सर s और s बराबर है तो 2s ऊपर और नीचे आएगा 5, ऑप्शन नंबर बी को ठीक करूँ, आगे बढ़ूंगा। अच्छा सुनना मेरे भाई, एग्जाम में देखो मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सड़क वक्र पथ पर थोड़ी सी उठी हुई होती है, जिससे उसमें क्या होता है। और भाई रिक्वेस्ट करूंगा यार भाई वीडियो को शेयर करना मेरे दोस्त, क्योंकि भाई इतना अच्छा प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, ऊंचा नीचा करने वाले सब जगह मिलना है भाई। यहाँ पर भाई ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट है, बस कहीं नहीं मिला। रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, इतनी मेहनत के लिए ये प्रैक्टिस सेशन बनाया मेरे दोस्त, इतनी मेहनत किए, एक शेयर जरूर करना भाई, हर एक सुना हमने क्लास लगाया। देखो एक सड़क है वो वक्राकार पथ पर थोड़ी उठी हुई होती है, जिससे क्या, अब मेरे ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि जिससे गतिशील वाहन वाहन की तरफ न पिछले, हाँ सर ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन को पढ़ते हैं कि वाहन वह सड़क के बीच में घर्षण बल को कम होते हैं। सर इससे कोई मतलब, अगर वाहन और सड़क के बीच में हमें घर्षण बल को कम करना है तो हमें जो सड़क है उसको स्मूथ बनाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं, टायर का घिसना व फटना रोका जा सके। अगर सर टायर को घिसना फटना रोकना है तो उसके लिए थोड़ा या इसके लिए या तो आपका जो वो मतलब कि सड़क है उसको थोड़ा स्मूथ बनाए या फिर उसकी स्पीड को थोड़ा कम करे, उससे थोड़ा ऊपर उठाने का कोई सेंस में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को वाहन का भार कम किया जा सके, इसका कोई सेंस नहीं। इसका मतलब ये सर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया कि गतिशील वाहन बाहरी तरफ नहीं पिछले, इसलिए वो देखो मानो अगर ये सड़क है तो अगर इसके ऊपर ऐसे वाहन आ रहा तो मैं इसको अगर थोड़ा ऐसे उठा दूंगा तो ये वाहन बाहरी तरफ नहीं खींचेगा, ये अंदर की तरफ भी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार एक समान वेग से घर्षण युक्त सड़क पर गतिमान तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम अनुसार, न्यूटन का गति का दूसरा नियम नहीं बोला, इसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम पूछा। इसका मतलब ये सर ए बराबर एम ए वाला फॉर्मूला है, ए बराबर एम ए वाला फॉर्मूला लगे। और यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एक समान वेग, अगर एक समान वेग है मतलब ये है कि सर उसमें एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर उसमें कोई बल भी नहीं लगेगा, यानी ए बराबर 0 हो गया, क्योंकि सर एक समान वेग, अगर एक समान वेग है तो सर वेग में चेंज 0 है। अगर वेग में चेंज 0 इसका मतलब ये है कि सर उसमें एक्सेलरेशन 0, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब ये सर उसमें बल भी 0 होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए ऑप्शन लिखा है कि कार को इंजन द्वारा कोई बल नहीं दिया जा रहा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं, कार को इंजन द्वारा अवश्य ही बल दिया जा रहा, नहीं सर बल नहीं दिया जा रहा क्योंकि सर उसका वेग एक समान है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं, कार में तोड़ उत्पन्न हो रहा है, तोड़ कहां से उत्पन्न होगा मेरे दोस्त, अगर वेग बराबर है तोड़ होने का कोई चांस नहीं। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी को पढ़ते हैं, कार की गति द्रुतता में वृद्धि हो रही है। भाई कार की गति द्रुतता क्या होती है, 1/2 mv²। ये सर ये तो कांस्टेंट है सर। देखो ये जो गति द्रुतता वो किस पर डिपेंड करती है सर, वो एम पर डिपेंड करती है। क्या कार का मास बदल रहा है जब वो आगे पीछे हो रही है, नहीं बदल रहा, इसका मतलब ये सर जो गति द्रुतता सर वो v पर डिपेंड करती है। क्या v चेंज हो रहा है सर, v चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सर गति द्रुतता कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणा का मान, भाई घर्षण गुणा क्या अभिलंब जो बल है उस पर डिपेंड करता है। जो देखो जो एक घर्षण गुणा होता है उसका मतलब क्या होता है, देखो F समानुपाती होता है R, तो Fs बराबर μs R। क्या सर यहाँ से आप ये बता सकते हो अगर आपने अभिलंब बल के मान को दोगुना किया, जो लगने वाला जो बल उसका मान दोगुना होगा, तो क्या जो घर्षण गुणांक है μs है वो क्या अभिलंब बल पर डिपेंड करता है? आपका आंसर होगा सर नहीं करता, क्योंकि सर घर्षण गुणांक है वो अभिलंब बल पर कभी डिपेंड नहीं करता, वो जो सरफेस है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। यानी कि जो मानो जो मेरा हाथ अगर ये ज्यादा मतलब कि अगर देखो अगर ये स्मूथ है यानी अगर चिकना तो इसमें घर्षण गुणांक का मान कम होगा, और अगर इसमें अगर कुछ मतलब कि अगर ये ऊपर नीचे है, अगर ये ऊर खाबड़ा है तो उसका घर्षण गुणांक का मान ज्यादा होगा। मतलब ये होगा सर जो म्यू ऐसा ये वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करता है, न कि जो अभिलंब बल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये होगा सर वह परिवर्तित रहेगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
40 न्यूटन का एक खिंचाव बल 20 केजी के एक भार पर एक बॉक्स पर लगा है, जो कि उसे चिकने फर्श पर अचल 4 से 4 मीटर अचल 4 से 4 मीटर तक खींचता है। यदि यह बल 60 डिग्री कोण पर लगता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, इसको करते हैं। बड़ा क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया कि जब भी आपको बड़ा क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, उस क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको उससे हो सकता है कि आपको मतलब कोई कुछ जुगाड़ लगा उस आंसर निकालो आप। अब जब उसमें हमसे पूछा गया, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि उसका क्या कार्य क्या होता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले कार्य का फॉर्मूला W बराबर होता है FS cos थीटा। यानी सर हमें पहले एफ का मान निकालना, एफ का मान कैसे निकालो, आपका मान दिएगा 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन यहाँ पर लिख दो। एस का मान मतलब उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, सर 8 है, 8 ऑप्शन देखिए सर 8 मीटर लिखा हुआ। अब देखो कोस थीटा 60 डिग्री, तो कोस 60 वैल्यू बता दो, यहाँ से कैंसिल 20 तो 160 आपका आंसर हो गया। 160 ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर W बराबर एफ कोस थीटा, एफ की वैल्यू को सब कुछ मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, सब कुछ दिया हुआ था एज इट इज मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। समान मास तथा समान रेडियस के दो गोले परस्पर स्पर्श करके रखे हुए हैं, तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके समानुपाती होगा। भाई दो गोले अगर वो स्पर्श करके इस प्रकार से रखे हुए हैं, इसका मान स्मॉल एम है, इसका मान स्मॉल एम है, इसका आर है, इसकी भी आर है, तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होता है सर, एफ जी बराबर होगा जी एम बट्टा आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर एफ समानुपाती आर की पावर माइनस का 2 होगा, क्या ऑप्शन आर की पावर माइनस का 2 है सर। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं, सी में नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सर एफ समानुपाती माइनस की आर की पावर माइनस का 2 होगा, एफ समानुपाती आर की पावर माइनस का 2 होगा, ऑप्शन में नहीं है, किसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखो, 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के तार की लंबाई में अगर 0.1% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने पर उसमें 100 न्यूटन का पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, तो उसका जो है यंग प्रत्यास्थ गुणा उसको निकालो। देखो कुछ निकालना, यहाँ पर आपको यंग प्रत्यास्थ गुणा निकालो। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, गामा बराबर होता है F/A डेल्टा L नीचे होगा और L कैपिटल L ऊपर होगा। दोबारा देख लो इसको, देखो कुछ नहीं होता यहाँ पर, देखो उसको दोबारा निकालते हैं। देखो अब वो पता है सर F/A प्रतिक्रिया बल बराबर गामा इंटू डेल्टा L/L, ठीक है, जो यहाँ से गामा बराबर F इंटू L/A इंटू डेल्टा L, ठीक हो गया ठीक हो गया। अब देखो F/A, एफ का मान कितना से, एफ का मान अपने पास है 1000 न्यूटन, तो 1000 न्यूटन एफ का मान 1000 है बटा इंटू एल को एक बार एच रख लो, और ए का मान कितना सर, ए का मान अपने पास 10 की पावर माइनस का 6 इंटू डेल्टा एल। अब देखो यहाँ पर 0.1% है, यानी कि डेल्टा L/L इंटू 100 की वैल्यू अपने पास 0.1 है। और सर हमको किसी वैल्यू चाहिए, सर हमें L/डेल्टा L की वैल्यू चाहिए, तो चलो कुछ निकालना, यहाँ से कुछ निकालना मेरे भाई, इसको डेल्टा L/L की वैल्यू कितनी हो, डेल्टा L/L की वैल्यू होगी अपने पास 1 बटा 0.1/100, इसको मैं बोल सकता हूँ 1/1000, ओके, यानी 1/1000 होगी। L बटा जो डेल्टा L की वैल्यू कितनी सर, उसकी वैल्यू होगी 1000। भाई कुछ नहीं, बस मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ। देखो यहाँ से कुछ नहीं करना, अब प्लस माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 और 3 प्लस का 9, 10 की पावर प्लस का 9 गुणा L/, जो डेल्टा L की वैल्यू अपने पास 10 की पावर 3, जो सर 1000 वैल्यू 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3 कितना सर होगा, 10 की पावर 12। कौन सा ऑप्शन नंबर आपको ए सही होगा। दोबारा देख लो कुछ नहीं बताया मैंने यहाँ पर। देखो सबको पता सर गामा बराबर F इंटू कैपिटल L बटा डेल्टा A इंटू डेल्टा L। यहाँ पर हमें यह बताया सर जो डेल्टा L है वो 0.1% बढ़ाएगा सर, ये डेल्टा L/L इंटू 100 बराबर होगा अपने पास 0, क्योंकि सर यहाँ पर हमें परसेंटेज दिया गया, इसलिए हम डेल्टा L/L इंटू 100 करेंगे, ठीक है ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपना आंसर आ गया, तो आराम से इसे देख सकते हो, दोबारा देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, साबुन के एक विलियन में 20 सेंटीमीटर व्यास का एक बुलबुला के बनाने में आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो आओ करते हैं क्वेश्चन भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, छाती ठोकर कह रहा हूँ मेरे दोस्त, छाती ठोकर कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, कहीं मतलब कहीं भी नहीं। देखो पढ़ो किसी ने क्या बोला है, किसी में ये बोला गया है कि जो बुलबुला उसको बनाने में किया भाई, बुलबुले जब भी बुलबुले की बात हो हमें वहां पर उसमें 2 फ्री सरफेस होती है, अगर 2 फ्री सरफेस है तो कुछ नहीं करना, W बराबर होगा अपने पास, W बराबर होता है 8 पाई R स्क्वायर इंटू T, 8 पाई HT देखो R स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास को तो जो रेडियस में चेंज करें तो इसका आधा हो जाएगा, तो 20 का आधा 10, तो 10 सेंटीमीटर। अब देखो 10 सेंटीमीटर मतलब होगा 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर इंटू टी का मान कितना सर, टी का मान अपने पास है 30 डाइन प्रति सेंटीमीटर, ओके। तो इसको एक काम करो, इसको वो सेंटीमीटर में रख लो, क्योंकि सर आंसर हमें हमारे पास अर्थ में, अर्थ का मतलब होता है सर जो मतलब कि
सीधी पत्ती वाला, ठीक है। ओके, तो इंटू हो गया अपने पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर होगा 100। ओके, इंटू अपने पास सर वो कितना टी का मतलब अपने पास है 30 डायन प्रति सेंटीमीटर, 30 होगा, ठीक है। ओके, तो देखो 8 24, तो 24,000 पाई। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो जब भी अपने पास बुलबुला होता है तो उसके लिए 8 पाई स्क्वायर इंटू टी होता है, और जब भी अपने पास बूंद होती है उसके लिए 4 पाई आर स्क्वायर टी होता है। तो सर बूंद में एक ही फ्री सरफेस होती है और जो बुलबुले में 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले लकड़ी का गुट का स्प्रिंग की एक कोई मतलब है जो स्प्रिंग वाली जो मतलब जो होता है पाटियाँ वगैरह को मापती है, उसमें इसका भार 12 है। जब इसको जल में डुबाया जाता है कि इस प्रकार के उसका आधा आयतन ही जल में रहे तो उसका पाठ्यांक कितना होता है। देखो स्प्रिंग के तुलना के द्वारा जो मापा गया पाठ्यांक होता है वो बराबर होता है आभासी बार के बराबर होता है, ठीक है। अब आभासी बार कैसे निकालें? आभासी बार होता है उसका एक्चुअल जो बार है वो माइनस उसका जो आयतन जो उसमें डबा हुआ जल में। देखो 100 बार कितना सर? 100 बार अपने पास है, 100 बार अपने पास बार है, तो 12 माइनस देखो एक्चुअल जो बार हो वास्तविक बार देखो वास्तविक भार माइनस वी इन रो सिग्मा जी। ये देखो ये मैंने क्या बताया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट में तो आपको समझ में आ जाए। देखो यानी जो आभासी भार का मतलब होता है जो वास्तविक भार और जो उसके अंदर में डूब चुका है उसके भार का अंतर होता है, ठीक है भाई। अक्सर में से नहीं बता सकता, नहीं आराम से समझा जाएगा क्योंकि भाई ये प्रैक्टिस है, इसे इसमें ऐसे ही चलेगा। देखो वास्तविक भार कितना सर? वास्तविक भार अपने पास 12 है, तो 12 माइनस वी इन अंदर कितना सर? अंदर अपने पास आधा आयतन है, तो आधे आयतन से मेरा मतलब सर अगर एक्चुअल में अगर उसका 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो आधा कितना होगा? आधा होगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो सर 500 सेंटीमीटर क्यूब को जब मैं मीटर में चेंज करूँगा तो होगा 10 की पावर, देखो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे बोलो सर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है अपने पास 100 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ओके, अब ये जो इसका मेरे को क्यूब करना पड़ेगा क्यों सर? इधर भी क्यूब है तो इधर इसका मैं इसका क्यूब करूँ तो 10 की पावर माइनस का 6 गुना सिग्मा कितना सर? सिग्मा अपने पास होता है जो वाटर होता है, क्योंकि सर उसको हमने जल में डूबा तो जल का जो मतलब कितना डेंसिटी है सर वो अपने पास 1000 होता है, 10 की पावर 3 इंटू जी सबको बता 10 होगा, ठीक है। तो 12 माइनस देखो 3 4 4 2 6, सो ये कैंसिल कर दो तो 5 बराबर होगा अपने पास 7। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी होगा। दोबारा देख लो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, क्योंकि इसको मेरा थोड़ा दोबारा बताना पड़ेगा। देखो जब हम मानो कि अगर ये कोई अपने पास कोई ऐसे टंकी है, इसमें हमने कोई भारी कोई वस्तु जिसका पाठ्यांक 12 न्यूटन था बाहर, अगर हम इसको जब हमने इसको इसमें डुबाया जल में और इस प्रकार से डुबाया कि इसका आधा भाग ही जल में है तो इसका पाठ्यांक किस प्रकार से परिवर्तित होगा उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आभासी बार के बराबर होता है। और आभासी बार कितना सर? आभासी बार होता है वास्तविक बार माइनस का वी इन रो जी। वी इन से मतलब होता है कि जो आयतन जल में डुबा हुआ है उसका भाग। अब जल में डुबा कितना सर? जो अपने पास जल में डुबा हुआ है वो अपने पास 500 मतलब आधा, यानी 100 था 1000 सेंटीमीटर आधा होगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। जो सेंटीमीटर क्यूब वो मैंने मीटर वगैरह में चेंज कर दिया तो आपका आंसर आएगा 7। अगला क्वेश्चन देखो, आग बुझाने में निम्न में से कौन ज्यादा उत्तरदायी होगा? अब भाई आग को बुझाना है तो ऑप्शन आपके पास है गर्म जल, तो भाई आपका आप आराम से ऑप्शन नंबर ए को और ऑप्शन नंबर सी को टिक मतलब आराम से एलिमिनेट कर दोगे इस क्वेश्चन में। आप कहाँ पर फंस जाओगे? आप ऑप्शन नंबर बी में और डी में फंस जाओगे। तो सर कुछ स्टूडेंट इसमें डी को टिक कर देंगे और कुछ स्टूडेंट इसमें बी को टिक कर देंगे, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। अब ये सोचो कि अगर हमें आग को बुझाना है तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हमें उस पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी उष्माधारिता सबसे अधिक हो, यानी कि जो अधिक से अधिक उष्मा का अब्जॉर्ब कर ले। और जो याद रखना मेरे भाई पानी की उष्माधारिता सबसे अधिक होती है इस जो मतलब कि जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं उसमें पानी जो ठंडा पानी होता है भाई उसकी उष्मा जो मतलब कि जो उसका हीट को अब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 होगा। जो ठंडा जल है उसको वो आग बुझाने में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो ठंडा पानी होता है उसकी उष्माधारिता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखो कितनी होती है सर? वो होती है 1, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाए कि जल की उष्माधारिता कितनी होती है तो यहाँ से टिक करना 1। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ मान लीजिए आदर्श गैस का समीकरण अपने पास इस प्रकार से है और उसका प्रारंभिक आयतन T है और V है। यदि गैस का आयतन मतलब कि 27 V हो जाता है तो ताप किस प्रकार से परिवर्तित होगा? आराम से बता सकते हैं। V समानुपाती T होता है और T अपने पास अगर ये 27 T हुआ तो इस हिसाब से ये भी अपने पास 27 V हो जाएगा। यानी अगर ये 27 V हुआ है तो ये भी 27 T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक जो पेंडुलम की घड़ी और पृथ्वी की तल पर सही समय दिखाते हैं, इससे अगर चंद्रमा पर लेके जाए तो किस प्रकार से ये चलेगी? सर टी बराबर होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अगर जी 6 हुआ है तो सर ये अपना रूट 6 गुणा हो जाएगा, यानी रूट 6
वो गुना तेज चलेगी। क्यों? क्योंकि सर जी के मान को हमने घटाया, अगर जी का मान घटाया तो टी का मान बढ़ेगा। वो कितना सर? वो √6 गुना बढ़ेगा। अब ऑप्शन लेने से नहीं बता सकता, सीधा मैंने डायरेक्ट आंसर बताया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, डोरी वाले वाद्य यंत्र में उत्पन्न जो ध्वनि है उसका पिच बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई ये आपकी बेसिक, अगर आपने चैप्टर ना भी पढ़ाओ तो आप इसका आंसर अपने जो बेसिक ज्ञान होगा उसके आधार पर भी बता सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अगर आपने अच्छी पिच उत्पन्न करिए तो जो डोरी है तो थोड़ा टाइट बांधना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन के जो मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो अपने पास एरिया है वो इतना दिया गया है। ओके, उसे कुछ दूरी से गिरता है तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण अगर नियत रखा जाए, यानी जो ई अपने पास दिया गया अगर ये कांस्टेंट है तो जो गिरने में जो लगा समय वो किसके समानुपाती होगा? चलो निकालते हैं सर। टी बराबर क्या होता है? देखो टी बराबर अगर अपने पास दूरी अगर नियत हो तो 2h/g का अंडर रूट होता है, यानी अगर जी कम है तो टी ज्यादा होगा, यानी जिसके लिए जी कम होगा उसके लिए टी ज्यादा होगा। सर अब जी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? सबको पता है सर, एन ए बराबर होता है ई। ठीक है, ओके, तो यहाँ से ए बराबर होगा ई/m, यानी कि देखो यहाँ से ए है वो एम के अंडर रूट के समानुपाती होगा। ठीक है, ओके, देखो यहाँ से कुछ निकलना, टी बराबर होगा अपने पास 2h/g, जी की वैल्यू होगी ई/m का अंडर रूट। यहाँ से देखो, अगर देखो h कांस्टेंट है क्योंकि सर नियत दूरी बोली है, ई कांस्टेंट है और कैपिटल ई भी कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया, यानी इसका मतलब यह सर टी समानुपाती √m हो गए, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसको गिरने में ज्यादा समय लगेगा, यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, तो प्रोटॉन को गिरने में अधिक समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार्टरी में, अरे यार एक कार्टरी कहाँ है? देखो मेरे को जो बैटरी है और जो कार है उसको मैं एक साथ बोल दिया कार्टरी। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक कार में लगी एक नई बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। ठीक है, और अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है और यदि स्टार्टर में लगी जो मोटर है उसका जो वो कितनी धारा देती है, वो इतनी देती है, तो जब उसको चालू किया जाता है तो इसके लिए विभवांतर कितना होता है? इसके लिए बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं अपने पास, V बराबर E माइनस का IR या फिर V बराबर E प्लस का IR। इसमें हम V बराबर E माइनस का IR वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे क्योंकि सर इसमें हम बैटरी से ऊर्जा ले रहे हैं। ठीक है, ओके, तो V बराबर E माइनस का IR हो गया, तो V का मान हमें निकालना, तो E का मान कितना सर? E का मान अपने 12 है और I का मान कितना सर? 90 है और R का मान कितना सर? R का मान अपने पास 0.05 है। ओके, तो 12 माइनस का 4.5 आगे सोल्व करते हैं, 60.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आवेशित कण को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत तल से प्रक्षेपित किया जाता है, तो इस कण द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र बोल रहा है वो किसके समानुपाती होगा? भाई इसमें क्षेत्रफल पूछा गया है, आर बराबर होता है mv/qb, यानी कि आर बराबर mv/qb होता है। ठीक है, और यहाँ से एरिया पूछा है, यानी एरिया बराबर होता है a बराबर πr²। ठीक है, और यहाँ से ये बता सकता हूँ सर एरिया बराबर πr² है, यानी इसका मतलब ये है कि हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो आर बराबर होगा mv का मतलब सर p², यानी p²/q² इंटू b², यानी सर यहाँ से एरिया समानुपाती होगा p²/q² इंटू b²। ठीक है, ओके, बट सर हमें इससे पूछा गया सर में इसमें अगर इसमें ऐसा लिखा होता है कि संवेग के स्क्वायर के समानुपाती होता है तो अपना आंसर सही होता है, बट इसमें ये नहीं बोला, इसमें बोला कि किसके समानुपाती होता है। अब आपको पता सर Q बराबर होता है √2mE_k। ठीक है, ओके, यहाँ और यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर मेरे को करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से बोल सकते 2mE_k/q² b² होगा। ठीक है, ओके, तो इस हिसाब से सर एरिया समानुपाती होगा अपने हेतुगतिक ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। भाई बहुत सारे स्टूडेंट इसमें वेग को और समय को टिक कर सकते हैं, इसमें वेग और समय का आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ऐसा बोला होता है किसके स्क्वायर के तो अपना वेग और समय का आंसर हो सकता था, बट इसमें हम किसके समानुपाती पूछा है। ठीक है, तो वो आपको गतिज ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बल्ब और संधारित्र ऐसी स्रोत से श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, अगर ऐसी स्रोत की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो बल्ब की चमक किस हिसाब से परिवर्तित होगी? देखो इसमें बोला गया है कि सर जो एक अपने पास संधारित्र है और जो संधारित्र का अपने पास XC कितना होता है सर? XC बराबर होता है 1/ωc। अगर इसकी आवृत्ति बड़ी है तो इसका XC का मान घटेगा, यानी सर प्रतिरोध का मान घटेगा। अगर प्रतिरोध का मान घट रहा है तो सर उसकी जो चमक है वो घटेगी। देखो दोबारा समझो, यानी अगर प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो वो जल्दी बहुत ही ज्यादा चमकेगा, क्योंकि सर अगर प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो वो ज्यादा उष्मा का मतलब कि वो कंजप्शन करेगा, अगर उष्मा का ज्यादा कंजप्शन करेगा तो वो ज्यादा उष्मा उत्सर्जित करेगा। यानी सर अगर इसमें यहाँ पर प्रतिरोध का मान घट गया क्योंकि सर इसमें आवर्ती का मान घटा है, अगर आवर्ती का मान घटा है तो इसकी वजह से प्रतिरोध का मान मतलब आवर्ती का मान बढ़ा है। ओके ओके, हाँ, तो उसका मतलब उसका प्रतिरोध का मान घटेगा, प्रतिरोध का मान घटा तो उसकी चमक भी घटेगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसके लिए Q/m का मान न्यूनतम होगा? Q/m मैंने आपको बताया था सर ये होता है विशिष्ट आवेश, यानी सर सबके लिए सर Q/m का मान निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए होता है सर E/m और प्रोटॉन के लिए होता है सर E/mp। ओके, और जो अपने पास अल्फा कण में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4
4 मतलब कि 4 प्रोटॉन की मास के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि इसका मास 4 होता है, ठीक है, ओके, तो ये 4 हो गया, ठीक, और इस हिसाब से वो 1/2 हो गया, यानी सर इसका मान 1 आ रहा है, इसका मान भी 1 आ रहा है, और इसका मान 1/2 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सर किसके लिए न्यूनतम होता है, सर अल्फा कण के लिए न्यूनतम होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई एक्सपोनेंशियल नहीं बता सकता, बस इतना बता दिया। इसमें अगर समझ में आए अच्छी बात, अगर ना आए तो क्वेश्चन को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से बोधिय व्यंजक किसके तुल्य होगा। भाई जो ये क्वेश्चन है इसके लिए आपको थोड़ी सी आपको अटेंशन चाहिए मेरे को आपकी, ठीक है। देखो इसके लिए क्या होगा, देखो मेरे भाई, इसमें आपको कुछ फॉर्मूला को याद करने पड़ेंगे मेरे दोस्त, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ रहा है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो, क्योंकि देखो इसके एक्सप्लेनेशन का कोई तात्पर्य भी नहीं है, और बताने को बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं भाई मैं हमको आती नहीं आती, आता सब कुछ है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। उसको याद रखना। इसका आंसर होगा ए, यानी कि इसका मतलब वैसे इसका आंसर बी होगा, बी में ए लिखा हुआ है ना जो कैपिटल वाला, ये आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक जो तरंग इसका मॉडुलित गुणांक क्या होगा, मॉडुलेटिंग गुणांक क्या होगा। तो याद रखना, जब ऐसी तरंग आपके पास लिखी होती है जैसे 10 साइन 10⁸ टी प्लस का 6 साइन 1250 टी, इसमें जो साइन के यहाँ जो लिखा हुआ था ये इसका मॉडुलित गुणांक होता है, मतलब ये सर इसमें 6 होगा। याद कर लो, चाहे कुछ मेरे को नहीं पता, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पर जो साइन के साथ वाला जो लिखा होता है, अंदर में जो साइन होता है उसके साथ जो लिखा होता है वही उसका मॉडुलेटिंग गुणांक होता है, यानी मॉडुलेटिंग फैक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक अपने पास दो मतलब कि वो दी के तरंगे दी के, और उसकी जो अपने पास वेवलेंथ है वो भी अपने पास है, तो उसके के लिए क्रांतिक कोण का मान पूछा। भाई क्रांतिक कोण का मान कितना, सर क्रांतिक कोण साइन सी बराबर होता है अपने पास 1/μ, यानी कि 1/μ, और इस हिसाब से बोल सकता हूँ सर साइन सी बराबर 1/μ होगा, तो इस हिसाब से सर 1 देखो ये म्यू 1/μ होता है, ठीक है, यानी कि एक मान लो अगर इस हिसाब इससे जा रहे तो बार नहीं कि देखो 1/μ होता है। अब देखो 1/μ होता है, अब सबको पता सर ये इतना होता है, और आपको पता है सर μ2/μ1 बराबर अपने पास होता है λ1/λ2, ठीक है, ओके। तो λ1/λ2 कितना सर अपने पास 6000 है, 6000/4000, ठीक है, ओके। इसको इससे कैंसिल कर दो, 2/3 3/2 आ गया। बट सर ये अपने पास है म्यू का मान है, बट हमें हमें 1/μ का मान चाहिए, इसका मतलब सर इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन बराबर होगा या फिर सी बराबर होगा साइन इनवर्स 2/3। देखो क्या बताया मैंने, सर आपको पता है सर साइन सी बराबर होता है 1/μ, और आपको पता है सर म्यू बराबर होता है μ2/μ1, ये होता है सर λ1/λ2, 6000/4000 का अनुपात निकल 3/2 आ गया, और इसका उल्टा कर दिया, यहाँ पर साइन इनवर्स अपने पास 2/3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 4 समीकरण इस प्रकार से अपने पास है, तो इनमें से किसमें व्यतिकरण संभव है। भाई व्यतिकरण के लिए क्या शर्त है, व्यतिकरण की शर्त यह सब उसकी उसका जो कलांतर वो नियत होना चाहिए, या फिर उसका कलांतर बराबर होना चाहिए। अब कौन सी समीकरण का कलांतर बराबर है, ऑप्शन नंबर किसका बराबर है मेरे भाई, y बराबर अपने पास है a1 sin ओमेगा टी, सर इसका कलांतर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1 और 3, 1 व 3 का कलांतर बराबर नहीं है, क्योंकि सर इसमें अपने पार्ट का डिफरेंस है, नहीं ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में अपने पास 2 ओमेगा टी है, तो भाई पहले में अपने पास था ओमेगा टी, और सेकेंड में अपने पास 2 ओमेगा टी है, तो क्या इसमें हो सकता है क्या, देखो 1 और 2 में हो सकता है सर, 1 और 2 में भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 1 और 4 में सर, 1 और 4 में भी नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसमें अपने पास जो डिफरेंस है वो अपने पास 5/3 का, इसमें भी नहीं हो सकता। जो अपने पास 3 और 4 उसमें भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जो दी गई जानकारी है वो अपर्याप्त है। क्यों, क्योंकि दिए गए जो भी समीकरण अपने पास है उसमें किसी में भी व्यतिकरण संभव नहीं है, क्योंकि सर व्यतिकरण के लिए पहली शर्त ये है कि फिर उसका कलांतर नहीं है होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, समान आयाम तथा समान आवर्ती की दो तरंग दैर्ध्य व्यतिकरण उत्पन्न करती है, समान कला में आती है। पहली स्थिति है कि जब वो समान कला में आती है तब उसकी तीव्रता कितनी होती है, उसका अनुपात बटे 90 डिग्री पर जब वो आती है उसकी जो तीव्रता होती है उसके अनुपात का आपको रेशियो बताना है। देखो जब भी दो वेव एक दूसरे पर आधारित होती है तो उसके लिए जो परिणामी जो इंटेंसिटी होती है उसका कितना मान होता है सर, वो आई बराबर सर अपने पास √I1 प्लस √I2 इसका स्क्वायर प्लस का 2√I1 इंटू √I2, ठीक है, ओके। तो इसका अंडर रूट होगा अपने पास, ठीक, ओके। अब देखो अगर समान कला में आपतित हो रही है तो I बराबर अपने पास होता है कितना सर, √I1 प्लस का √I2 का स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर √I प्लस का √I का स्क्वायर बराबर अपने पास होता है 2√I का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा अपने पास 4I, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा अपने पास 4I। बट अगर ये 90 डिग्री पर आपतित होते हैं, अगर 90 डिग्री पर आपतित होती है सर, इसका मान होगा 0, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमको √I1 प्लस √I2 का अंडर रूट। देखो अब देखो इसका अपने पास अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये अपने पास हो गया, देखो
अगर ये दोनों बराबर हैं, यहाँ से भाई 4 नहीं आएगा, देखो जस्ट थोड़ा वेट का, रुको, जस्ट जस्ट वेट 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 वेट। ओके चलो करते हैं, जो करते सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो रूट आई वन हो गया, रूट आई टू हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। ओके तो ये अपने पास होगा रूट आई वन, रूट आई टू। ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो 2i सर, यहाँ पर ये रूट 2i का स्क्वायर बराबर 2i 2i, और अगर आप इसका अनुपात दोगे सर 4i बटा 2i बराबर 2:1 आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सी सही होगा। दोबारा देखो मैंने क्या बताया, रूट आई वन प्लस का रूट आई टू, तो सर 4i, ये तो अपने पास सही है, ठीक है। और जब वो इस प्रकार से आपतित होते हैं सर, उनका अपने पास होगा सर रूट 2i, और का अनुपात अपने पास, देखो दोबारा देखो मेरे भाई क्या मजा है सर। यहाँ पे 2 आपने कैसे लिखा है, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पर ये रूट टू नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर 4 हो गया, यानी 4i अपॉन 4i बराबर अपने पास हो गया, बराबर अपने पास एक अनुपात है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक। ओके ओके तो दोस्तों ये था आपको लोगों का आज का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट भाई। 25 क्वेश्चन टॉप के थे, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिए भाई। अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर करना मेरे दोस्त, इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए भाई। ये प्रैक्टिस सेशन बनाया, बहुत टाइम लगा, इसका शॉर्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच वगैरह हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। जितना बेस्ट हो सके वो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं भाई। अब आपका फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें मेरे दोस्त, क्योंकि आपके सपोर्ट बिना हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है भाई। इस जो फर्स्ट ये प्रैक्टिस सेट है, इसको इतना शेयर करने के अंदर से ये मोटिवेशन मिले कि हाँ स्टूडेंट को टॉप से टॉप कंटेंट देना है। हमारे अंदर मोटिवेशन तभी आता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे मेरे दोस्त, तो आप हमारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो दोस्तों हमारे पास ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर मतलब कि वो खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास भाई बहुत सारे काम है, बट उस काम को छोड़कर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्त भाई। एटलीस्ट आपका ये फर्ज तो बनता है कि हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट होता है, आप लोगों को फेस टू की टेंशन मतलब नहीं लेनी है। फेस टू की जिम्मेदारी आपके इस बड़े भाई के लिए के ऊपर होगी। आपको कैसे पास करवाना है सारी जिम्मेदारी हम पर होगी, टेंशन मत लेना मेरे दोस्त। यहाँ तक आपका सब साथ दिया, तो आगे भी आपको बेलगांव तक भी लेके जाएंगे। एटलीस्ट इस बार 60 स्टूडेंट हमारे पास थे लास्ट टाइम फेस टू के, उसमें से 50 प्लस का हमारे यहाँ पर फेस टू क्लियर हुआ था। और अभी आज जहाँ तक हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हमारे पास डाटा है कि 32 स्टूडेंट बेलगांव में जा चुके हैं ट्रेनिंग के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अस। तो भाई अगर आपको हम पर ट्रस्ट है, वही ट्रस्ट ऐसे बनाए रखना, कभी विश्वास टूटने नहीं देगी, ठीक है। ओके अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। और अपने प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना, क्योंकि आपकी कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। ओके अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।